हेलो स्टूडेंट। आज मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लास के अंतर्गत एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं, विकास प्रशासन। एक्चुअली सिलेबस में लोक प्रशासन के अध्ययन के उपागम के अंतर्गत 3 टॉपिक दिए गए हैं। एक तो पारिस्थितिकी उपागम, निर्णय निर्माण और व्यवस्था उपागम, है ना। तो व्यवस्था उपागम को मैंने भी थोड़ा सा छोड़ दिया है क्योंकि ये संगठन के सिद्धांत के अंतर्गत भी आता है। आगे का टॉपिक है संगठन के सिद्धांत। तो संगठन के सिद्धांत तो क्या है कि क्रम से हमें पढ़ना पड़ता है। अब मैं अगर अभी व्यवस्था उपागम पढ़ाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो बीच का है। इसके पहले हम वैज्ञानिक प्रबंध पढ़ेंगे, फिर शास्त्रीय विचारधारा पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे नौकरशाही विचारधारा, फिर मानव संबंधवाद पढ़ेंगे, फिर व्यवहारवाद पढ़ेंगे, फिर व्यवस्थावाद पढ़ेंगे। ऐसा है, वो सीक्वेंस में है ये विचारधाराएं, थ्योरीज। इसलिए मैंने व्यवस्था जो उपागम है, व्यवस्थावाद जो है, सिस्टम जो अप्रोच या सिस्टम जो थ्योरी है, उसको मैंने अभी स्किप कर दिया है, छोड़ दिया है। और क्रम से हम उसके संगठन संबंधी सिद्धांत लेंगे, तब मैं उसको बताऊं। हेलो, हाँ बोलो। खुश रहो। मैं इधर ही हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। क्यों? अच्छा, घर आज ही जा रहे हो क्या? कल जा रहे हो, फिर कब आओगे वापस? अच्छा, चलो ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ, लाने के बता देंगे। 2 दिन बाद आओगे, है ना। ठीक है, बता देंगे, है ना। ठीक, ओके। हाँ, तो व्यवस्था उपागम बाद में कराऊंगा मैं। आज अभी मैं बताने वाला हूँ विकास प्रशासन। देखिए, विकास प्रशासन छोटा टॉपिक है और बहुत ज्यादा टेक्निकल भी नहीं है। जैसे हम जब थ्योरी पढ़ेंगे, संगठन सिद्धांत पढ़ेंगे, तो वो काफी टेक्निकल है, उनको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। अगर प्रॉपर तरीके से अगर आपने समझ लिया तो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी इस टॉपिक में ज्यादा समस्या नहीं है। विकास प्रशासन के पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि ओवरऑल जो लोक प्रशासन है उसको 2 भागों में बांटा जाता है। एक परंपरागत लोक प्रशासन होता है, एक आधुनिक लोक प्रशासन होता है। ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 2 हिस्सों में इसको बांट दिया जाता है। उनकी प्रकृति के आधार पर और उनकी कार्यों के आधार पर, उनके उद्देश्यों के आधार पर जो है लोक प्रशासन को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। तो वाल्डो जो है, ड्वाइट वाल्डो, ये जो विचारक हैं जिनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है और ये नवीन लोक प्रशासन के जनक कहे जाते हैं, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। तो ड्वाइट वाल्डो ने जो है क्या किया है, संपूर्ण लोक प्रशासन को 2 हिस्सों में बांट दिया है और 1940 का ईयर है उसको जो है दोनों प्रकार के लोक प्रशासनों का विभाजक वर्ष उन्होंने माना है। तो वो चीज मैंने यहाँ पर बताई कि वाल्डो ने परंपरागत लोक प्रशासन तथा आधुनिक लोक प्रशासन के मध्य विभाजक रेखा खींची और 1940 का जो ईयर है उसको दोनों के मध्य विभाजक वर्ष माना है। 1940 का ईयर अगर कोई घटना कहें तो द्वितीय विश्व युद्ध की घटना, है ना। इन दोनों को जो है परंपरागत लोक प्रशासन और आधुनिक लोक प्रशासन के मध्य विभाजक रेखा मानी गई है। देखिए, इस तरीके से यहां पर मैंने इसको बताने का प्रयास किया है। ये है परंपरागत लोक प्रशासन, इंग्लिश में कहते हैं ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और ये है आधुनिक लोक प्रशासन, मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और 1940 का जो ईयर है ये जो है इन दोनों को विभाजित करता है। कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि 1940 के पहले का जो लोक प्रशासन है उसको परंपरागत कह दिया गया, ट्रेडिशनल। 1940 के बाद का जो लोक प्रशासन उसको आधुनिक कह दिया गया, मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद
जो है आधुनिक लोक प्रशासन का उदय होता है, ऐसा माना गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत सारा चेंज हुआ वर्ल्ड में, है ना, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में बहुत ज्यादा परिवर्तन हुए। तभी जो है प्रशासन की उद्देश्य, सरकार के उद्देश्य चेंज हो गए, प्रशासन के भी उद्देश्य चेंज हो गए, सरकार की प्रकृति चेंज हो गई, प्रशासन की प्रकृति चेंज हो गई। तो इसलिए जो है उसको कह दिया गया आधुनिक लोक प्रशासन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है ये लोक प्रशासन का स्वरूप उदित हुआ है, इसका उदय हुआ है। आधुनिक लोक प्रशासन के अंतर्गत तुलनात्मक लोक प्रशासन, विकास प्रशासन, नवीन लोक प्रशासन, नव लोक प्रबंधन, इसको प्रबंध या प्रबंधन लिखते हैं, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, इस तरह से इनको लिखा जाता है। इसको शॉर्ट में अगर कहें तो सीपीए लिख देते हैं, इसको सीपीए, डीए, ये एनपीए है और ये है एनपीएम, ऐसे शॉर्ट में इनको लिखा जाता है। नेट सेट के सिलेबस में ये सभी हैं, लेकिन एपी के सिलेबस में केवल विकास प्रशासन ही दिया गया है। तो पहले हम विकास प्रशासन को पढ़ेंगे और फिर जो बचे हुए टॉपिक हैं वो बाद में उनको कवर करेंगे। तो ये है इस तरह से डिवाइडेशन जो किया है। अब यहां पर मैंने ये बताया है कि परंपरागत लोक प्रशासन है उसकी क्या प्रकृति थी, उसका क्या कार्य उद्देश्य था, है ना। तो उसकी जो परंपरागत लोक प्रशासन उसकी प्रकृति थी यथास्थितिवादी, मूल मुक्त। यथास्थितिवादी यानी जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, उसमें कोई चेंज मत करो, है ना, नो चेंज। चेंज करने का कोई वहां पर रोल नहीं होता था, कोई मैटर नहीं होता था। जिस तरह की व्यवस्था संचालित हो रही है उसी व्यवस्था को आगे कंटिन्यू करना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना। तो ये प्रकृति थी परंपरागत लोक प्रशासन की, ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की थी। वो मूल मुक्त था, यानी मूल्यों पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, लोगों की पसंद का ज्यादा ध्यान नहीं रखा जाता था, है ना। उसको बोलते थे मूल मुक्त, वैल्यू फ्री। कार्य इसका उस समय कानून व्यवस्था बनाए रखना था। उस समय एक्चुअली पुलिस स्टेट, जो सरकार का स्वरूप हुआ करता था वो पुलिस स्टेट था, है ना। उस समय सरकार का स्वरूप कैसा था, यहां पर मैं सरकार का स्वरूप लिख देता हूं। सरकार का स्वरूप था, सरकार का स्वरूप, सरकार का स्वरूप उसको बोलते थे पुलिस स्टेट, पुलिस राज, पुलिस स्टेट इंग्लिश में बोलते थे। इस समय सरकार का स्वरूप था, इस समय सरकार का स्वरूप लोक कल्याणकारी राज्य हो गया। इसको यहां पर मैं लिख देता हूं, सरकार का स्वरूप ये है लोक कल्याणकारी राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य, ये है ना। तो इस हिसाब से जो है प्रशासन के स्वरूप में भी चेंज आया, सरकार के स्वरूप में चूंकि चेंज हुआ उसके अकॉर्डिंग जो है प्रशासन के स्वरूप में भी बदलाव आ गया। तो इसका कार्य में बदलाव आ गया। कानून व्यवस्था बनाए रखना काम जो है पुलिस राज्य का हुआ करता था, उस हिसाब से जो है लोक प्रशासन कार्य यही हो गया। आधुनिक जो लोक प्रशासन है उसकी प्रकृति हो गई परिवर्तनशील, यानी चेंज पर जो है बल देने लगे, परिवर्तन पर बल दिया जाने लगा, है ना। और मूल युक्त हो गई, यानी मूल्यों पर ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा, यानी जनता के हित, जनता की पसंद को ध्यान में रख करके एडमिनिस्ट्रेशन कार्य करने लगा, है ना। और इसका काम हो गया विकास तथा जन कल्याण, और इसी से संबंधित विकास प्रशासन हम पढ़ने वाले। विकास प्रशासन मतलब यही है, जनता के विकास के लिए काम करता है, जनता के हित के लिए काम करता है विकास प्रशासन, वही। विकास प्रशासन सबसे पहले कहां पर आया, इकोनॉमिक्स में आया, फिर इसको पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा जाने लगा और बाद में आया लोक प्रशासन में, है ना। इसकी जो अवधारणा है कि सर्वप्रथम जो है अर्थशास्त्र में है, क्योंकि विकास का कॉन्सेप्ट जो है इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, तो वहां पर आया।
फिर राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस में इसका जिक्र हुआ, ये अवधारणा आई, और बाद में आई फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत इसको हम पढ़ने वाले हैं। अब इसकी उदय की बात हम अगर करें, उदय विकास प्रशासन का उदय। विकास प्रशासन देखिए लोक प्रशासन की एक अवधारणा है, लोक प्रशासन की एक शाखा है, ये परिवर्तनशील गतिशील अवधारणा इसको माना जाता है। और इसका उदय अगर हम कहें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की घटना है। ये द्वितीय विश्व युद्ध के ठीक बाद जो है, जब कुछ एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में कुछ राष्ट्रों का उदय हुआ, स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय हुआ, यानी उनको स्वतंत्र किया गया, तो उन राष्ट्रों के समक्ष बहुत सारी चुनौतियां थी, बहुत सारी समस्याएं थी। तो इन समस्याओं का निराकरण करने के लिए वहां की सरकारों द्वारा जो प्रयास किए गए, सामाजिक आर्थिक विकास, राष्ट्र निर्माण की दिशा में जो प्रयास किए गए, तो उन्हीं प्रयासों के परिणाम स्वरूप विकास प्रशासन का उदय हो जाता है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि इसके लिए सबसे बड़ी जो घटना है, इसके उदय के लिए जो उत्तरदायी घटना है वो है द्वितीय विश्व युद्ध। क्यों? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है बहुत सारे जो परतंत्र राष्ट्र थे उनको स्वतंत्र कर दिया गया है ना। एक एटलांटिक चार्टर करके आता है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है एटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे। एटलांटिक चार्टर क्या था? एटलांटिक चार्टर में प्रावधान था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जितने भी परतंत्र राष्ट्र हैं उनको स्वतंत्र कर दिया जाएगा। ये था एटलांटिक चार्टर। उस पर जो है जो भी मित्र राष्ट्र थे उन्होंने सिग्नेचर किए थे। ब्रिटेन है, अमेरिका है, रसिया है, फ्रांस है, इन्होंने उसमें सिग्नेचर किए थे। तो इसके बाद में स्वतंत्र कर दिया गया। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है कि विंस्टन चर्चिल जो थे भारत के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, उन्होंने बाद में घोषणा कर दी कि एटलांटिक चार्टर भारत पर लागू नहीं होगा। इससे जुड़ा हुआ एक मैटर है कि एटलांटिक चार्टर के तहत जो है सभी परतंत्र राष्ट्रों को स्वतंत्र करना था, उस पर सिग्नेचर हो गए। लेकिन बाद में विंस्टन चर्चिल ने घोषणा की थी कि एटलांटिक चार्टर जो है भारत पर लागू नहीं करेंगे, यानी भारत को स्वतंत्र नहीं करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। हालांकि स्वतंत्र हो गया 1947 में, लेकिन जस्ट बाद नहीं हुआ। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है बहुत सारे जो परतंत्र राष्ट्र थे एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका में, उनको स्वतंत्र कर दिया गया, वो स्वतंत्र हो गए। लेकिन उनके समक्ष बहुत सारी चुनौतियां, बहुत सारी समस्याएं विद्यमान थी। तो उन समस्याओं का निराकरण करने के लिए, उन राष्ट्रों का नवनिर्माण करने के लिए, पुनर्निर्माण करने के लिए, उनका विकास करने के लिए जो कार्यक्रम चलाए गए उन देशों की सरकारों द्वारा, इसके परिणाम स्वरूप ही जो है विकास प्रशासन की नई अवधारणा का उदय हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात आपको समझ लेनी है जो यहाँ पर लिखी हुई है ना। तो विकास प्रशासन लोक प्रशासन की एक गतिशील तथा परिवर्तनशील अवधारणा है जो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, इसका समय अगर कहें तो 1950-60 का दशक है ना। एग्जैक्ट यहाँ पर मैंने ईयर भी लिखा हुआ है, 1950-60 का दशक है। युद्ध के पश्चात एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिकी देशों में उत्पन्न नव स्वतंत्र राष्ट्रों के समक्ष जो समस्याएं विद्यमान समस्याओं के निराकरण के लिए किए गए प्रयासों के परिणाम स्वरूप जो है विकास प्रशासन का उदय हो जाता है। ये उदय के लिए उत्तरदायी घटनाएं हैं, उदय के लिए उत्तरदायी जो है व्यवस्थाएं। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया। अब बात आती है कि इसका उदय कहां पर हुआ, विकास प्रशासन का उदय कहां पर हुआ। तो इसका उदय नवीन लोक प्रशासन का उदय, नवलोक प्रबंधन का उदय जैसे यूएसए में हुआ, वैसे विकास प्रशासन का भी उद्भव यूएसए में माना जाता है। क्योंकि इसके जो जनक हैं, इसके जो पिता हैं, जॉर्ज ग्रांट हैं, एडवर्ड विडनर है, ये यूएसए के रहने वाले थे। तो यूएसए में ही जो है ये अवधारणा जन्मी। लेकिन इसका जो मुख्य सरोकार है, इसके अध्ययन का जो मुख्य सरोकार है वो तृतीय विश्व के देश, तृतीय विश्व के देश मतलब विकासशील और अल्पविकसित देशों को तृतीय विश्व के देश कहा जाता है। तो इन देशों में जो है
अध्ययन विकास प्रशासन के माध्यम से किया गया। तो इसके अध्ययन का मुख्य जो सरोकार है वो तृतीय विश्व के देश यानी विकासशील तथा अल्पविकसित देश कहे जाते हैं। लेकिन इसका जो जन्म है, इसका जो उदय है, ये जो है यूएसए में हुआ है। तो वही बात इसमें कही गई कि नवीन लोक प्रशासन की तरह, कि इसमें ऐसे लिखना है, की तरह विकास प्रशासन का उदय यूएसए में हुआ। लेकिन इसके अध्ययन का मुख्य सरोकार है विकासशील तथा अल्पविकसित देश, यानी इनको हम कहते हैं तृतीय विश्व के देश। इसके अध्ययन का सरोकार माना जाता है, यानी अध्ययन का विषय है। इन देशों में विकास प्रशासन द्वारा अध्ययन किया गया। अब इस बात आती है कि ये वर्ड कहां से आया, है ना। विकास प्रशासन जो वर्ड है, यानी डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो शब्द है, वो कैसे आया, कहां से आया, किसने दिया। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ना। तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो शब्द है एक भारतीय ने दिया है। ये भारतीयों के लिए एक गर्व की बात है, प्राउड की बात है कि ये जो वर्ड है जो इतना ज्यादा फेमस हो गया बाद में, ये वर्ड सबसे पहले एक भारतीय ने दिया, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। और वो भारतीय है यूएल गोस्वामी, है ना। यूएल गोस्वामी एक भारतीय हैं। उन्होंने जो है ये वर्ड दिया है 1955 की बात। उनका निबंध है द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। इस निबंध में जो है यूएल गोस्वामी ने पहली बार जो है ये शब्द दिया है। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन शब्द सर्वप्रथम किसने दिया, तो यूएल गोस्वामी ने दिया। और उनका निबंध है जिसमें यह शब्द दिया गया था, द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। 1955 में ये शब्द आया। और ये जो निबंध है जिसमें ये शब्द पहली बार प्रयुक्त हुआ, ये निबंध जो है एक समाचार पत्र में, न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुआ। वो न्यूज़पेपर किसका है, आईआईपीए का। आईआईपीए यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो नई दिल्ली में है, जिसके बारे में मैंने पहले बताया हुआ है। लोक प्रशासन का हमने विकास पढ़ा था, तो वहां पर मैंने बताया था कि एपीएलबी रिपोर्ट के तहत नई दिल्ली में आईआईपीए की स्थापना की गई 1954 में। इसका पूरा नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित अनुसंधान का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। नई दिल्ली में स्थित है। 1954 में इसकी स्थापना हुई। इसका समाचार पत्र है इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आईजेपीए इसको शॉर्ट में लिखा जाता है, इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो आईआईपीए का समाचार पत्र है। इसमें जो है ये निबंध प्रकाशित हुआ था 1955 की बात है, जिसमें पहली बार डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड आया, है ना। तो ये निबंध आईआईपीए के समाचार पत्र इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात यहां से निकल के आती है और यहां से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। अभी मैं आगे बताऊंगा कि ये जो शब्द है यूएल गोस्वामी ने दिया है, लेकिन इसको लेकर के काफी विवाद भी हैं, डिस्प्यूट्स हैं इसमें, है ना। उस पर हम आगे चर्चा करने वाले हैं। विकास प्रशासन के पिता, ये बहुत जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है ना। विकास प्रशासन संबंधी ऐसे फैक्चुअली क्वेश्चन पूछे, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में नहीं आए हैं, है ना। तो जॉर्ज ग्रांट जो है इसके प्रतिपादक कहे जाते हैं, यानी इसके पिता फादर कहे जाते हैं, फादर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जॉर्ज ग्रांट, यूएसए के रहने वाले थे। इनकी पुस्तक है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट्स, गोल्स एंड मेथड्स। 1979 में पुस्तक आई थी। इस पुस्तक में उन्होंने इसका प्रतिपादन किया, इसलिए जो है जॉर्ज ग्रांट को यूएसए का फादर ऑफ विकास प्रशासन का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जॉर्ज ग्रांट को। इनकी पुस्तक ध्यान रखना है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट्स, गोल्स एंड मेथड्स। अब यहां पर एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि विकास प्रशासन का प्रतिपादन की अवधारणा का प्रतिपादन एडवर्ड विडनर ने किया या जॉर्ज ग्रांट ने किया। ये बहुत कंफ्यूजन वाला मैटर है। कुछ पुस्तकों में तो सीधे एडवर्ड विडनर ही लिखा रहता है, जॉर्ज ग्रांट का नाम ही नहीं आता है, और कुछ पुस्तकों में जॉर्ज ग्रांट का नाम आता है ना। तो आपको अगर क्वेश्चन आए
कि विकास प्रशासन की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया, उसमें दोनों ऑप्शन अगर हों, जॉर्ज ग्रांट और एडवर्ड विडनर, तो आपको जॉर्ज ग्रांट लगाना। दोनों ऑप्शन हो, दो में से कोई एक हो तो फिर वो आप लगाएंगे। एडवर्ड विडनर को भी माना जाता है, जॉर्ज ग्रांट को भी माना जाता है ना। मैंने थोड़ा अलग तरीके से इसको बताया। जैसे विकास प्रशासन के पिता हैं तो जॉर्ज ग्रांट, विकास प्रशासन के सबसे महत्वपूर्ण भाष्यकार या विद्वान पूछे जाएं तो एडवर्ड विडनर का नाम आता है। कहीं कहीं एडवर्ड विडनर को उसमें ये लिखा रहता है कि इन्होंने विकास प्रशासन की अवधारणा को प्रतिपादित किया, ऐसा भी लिखा रहता है, और जॉर्ज ग्रांट को भी लिखा रहता है। तो आपको समझ लेना है, दोनों दिए हैं तो जॉर्ज ग्रांट, दो में से एक दिया है तो कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। विकास प्रशासन के पिता पूछे जाते हैं, जॉर्ज ग्रांट लगाना है। विकास प्रशासन के महत्वपूर्ण भाष्यकार या विद्वान आपको पूछा जाता है तो एडवर्ड विडनर आप लगाएंगे। ये भी यूएसए के रहने वाले थे। इनकी पुस्तक का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ए न्यू फोकस फॉर रिसर्च। ये 1982 का है। देखिए अब समय के हिसाब से आप देखेंगे तो पहले जॉर्ज ग्रांट आते हैं, 1979 में इनकी पुस्तक आई पहले, फिर 1982 में आई एडवर्ड विडनर की पुस्तक, तो इस हिसाब से जॉर्ज ग्रांट का नाम पहले आएगा, है ना। तो वही मैं बता रहा हूं। एडवर्ड विडनर का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान यह है कि इन्होंने सबसे पहले विकास प्रशासन की अवधारणात्मक व्याख्या की, अवधारणात्मक परिभाषा प्रस्तुत की, यानी इसको जो है, इसकी अवधारणा को व्यक्त करने के लिए सबसे पहले परिभाषा एडवर्ड विडनर द्वारा दी गई है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। एडवर्ड विडनर ने सर्वप्रथम विकास प्रशासन को अवधारणात्मक रूप से परिभाषित किया या अवधारणात्मक परिभाषा दी है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात जो आती है वो ये आती है कि विकास प्रशासन यानी डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन शब्द किसने दिया, इसको लेकर के काफी कंफ्यूजन है। फेरल हेडी ऐसा कहते हैं कि ये शब्द जो है, इस शब्द को देने का जो श्रेय है वो जॉर्ज ग्रांट को दिया जाना चाहिए, ऐसा फेरल हेडी कहते हैं, है ना। फेरल हेडी ऐसा मानते हैं कि ये वर्ड जो है सबसे पहले जॉर्ज ग्रांट ने दिया, जबकि हम यूएल गोस्वामी को मानते हैं क्योंकि 1955 में उनका निबंध आ गया। जॉर्ज ग्रांट का 1979 में उनकी पुस्तक आई है ना। लेकिन फेरल हेडी ऐसा मानते हैं कि जॉर्ज ग्रांट को सबसे पहले शब्द देने का श्रेय दिया जाना चाहिए डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का। एक विचारक हुए हैं प्रभु दत्ता। प्रभु दत्ता ने जो है यूएल गोस्वामी को ही जो है बताया है कि इन्होंने ही सबसे पहले ये शब्द दिया। प्रभु दत्ता मानते हैं कि भारतीय जो विद्वान यूएल गोस्वामी हैं उन्होंने ही जो है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सबसे पहले शब्द दिया, शब्द गढ़ा। इसके बाद पाश्चात्य जो धारणा है, पश्चिमी जो धारणा है, वो ये मानती है कि ये जो शब्द है डोनाल्ड सी स्टोन ने दिया। अभी हम आगे डोनाल्ड सी स्टोन के बारे में पढ़ेंगे, उन्होंने 4 P's के बारे में बताया है। तो पश्चिमी धारणा ऐसा मानती है कि जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन शब्द है वो डोनाल्ड सी स्टोन द्वारा दिया गया, ऐसी अवधारणा पश्चिमी अवधारणा है, पश्चिमी धारणा ऐसा मानती है। तो 3 मत हो गए। फेरल हेडी कहते हैं कि इसका जो श्रेय है जॉर्ज ग्रांट को मिलना चाहिए, यानी जॉर्ज ग्रांट ने जो है ये शब्द दिया या गढ़ा। प्रभु दत्ता कहते हैं कि भारतीय विचारक यूएल गोस्वामी ने जो है ये शब्द दिया डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। पश्चिमी धारणा कहती है कि ये जो शब्द है डोनाल्ड सी स्टोन ने दिया है। तो ये मैंने यहां पर मेंशन नहीं किया है, अलग से मैंने बताया, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लो तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब आगे यहां पर मैंने बताया है कि विकास प्रशासन के विकास को बढ़ावा देने वाली संस्थाएं, यानी कौन संस्थाएं हैं जो विकास प्रशासन को आगे बढ़ा रही हैं या बढ़ाई है, उन्होंने बढ़ाया है इसको आगे। तो इसमें 3 संस्थाओं के नाम यहां पर लिखे हुए हैं। विकास प्रशासन के विकास में योगदान देने वाली संस्थाएं, उसमें सबसे पहले नाम आता है तुलनात्मक प्रशासनिक समूह, CAG उसको कहते हैं, कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव
ग्रुप, CAG इसको शॉर्ट में लिखा जाता है। 1962-63 में इसका गठन हुआ। इसके पहले जो अध्यक्ष थे फ्रेडरिक्स थे, इसलिए फ्रेडरिक्स को भी विकास प्रशासन को विकसित करने में इनका श्रेय माना जाता है। तुलनात्मक लोक प्रशासन के इनको जनक कहते हैं। फ्रेडरिक्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। फ्रेडरिक्स जो है पारिस्थितिक उपागम का प्रतिपादन किया है, उसके आधार पर उन्होंने तुलनात्मक लोक प्रशासन को विकसित किया है। तुलनात्मक लोक प्रशासन के इनको फादर कहा जाता है। ये एक्चुअली बेसिकली चाइना के रहने वाले थे, लेकिन यूएसए में भी उन्होंने काम किया है ना। दो देशों से संबंधित ये माने जाते हैं। मूलतः ये चीन के रहने वाले थे, मैंने पीछे यूएसए बताया है, लेकिन ये मूल रूप से अगर कहें तो चाइना के रहने वाले थे फ्रेडरिक, और यूएसए में भी जो है इनका कार्य क्षेत्र रहा है, काम किया है, तो ध्यान रखना। तो ये पहला हो गया तुलनात्मक प्रशासन समूह। तुलनात्मक लोक प्रशासन को विकसित करने में जो है सबसे बड़ा योगदान जिसका है वो CAG का है, और चूंकि इसके पहले अध्यक्ष फ्रेडरिक्स थे, इसलिए तुलनात्मक लोक प्रशासन का जनक इनको माना जाता है। ठीक है। इसके बाद फोर्ड फाउंडेशन, ये यूएसए का संगठन है। इसने जो है तुलनात्मक प्रशासन समूह को वित्तीय सहायता दी, और इंडिया में जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था 2 अक्टूबर 1952 को, उसको भी वित्तीय सहायता इसी ने दी है। फोर्ड फाउंडेशन अमेरिका का संगठन है ना। हालांकि सामुदायिक विकास कार्यक्रम फिर आगे सफल नहीं हो पाया, असफल हो गया, लेकिन स्टार्टिंग में इसी संगठन ने जो है भारत के सामुदायिक विकास कार्यक्रम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को वित्तीय सहायता प्रदान की थी। 2 संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की थी इसने, फोर्ड फाउंडेशन ने। एक तो तुलनात्मक प्रशासन समूह कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप, और दूसरा है सामुदायिक विकास कार्यक्रम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। 1952 का कार्यक्रम इसको वित्तीय सहायता दी थी। विश्व बैंक तीसरा संगठन है, 1945 में इसका गठन हुआ। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत इसका गठन हुआ था। IMF और विश्व बैंक दोनों का 1945 में। तो विश्व बैंक ने जो है विकास संबंधी कार्यों के लिए बहुत ज्यादा वित्तीय सहायता दी है इंडिया में, और बाकी देशों में भी दी है। इंडिया की हम बात कर रहे हैं, तो भारत में जो है विश्व बैंक ने विकास कार्यक्रमों में बहुत ज्यादा हेल्प की है, इसलिए जो है इसको भी विकास प्रशासन के विकास में योगदान देने वाली संस्था के रूप में हम पढ़ रहे हैं, जानते हैं। ठीक है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है ये 1944 में हुआ था, और इसके तहत जो है 2 संगठनों की स्थापना हुई। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, दोनों वित्त संबंधी हैं, एक तो विश्व बैंक है, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ब्रेटन वुड्स जो है एक्चुअली यूएसए का एक शहर है। ब्रेटन वुड्स यूएसए का एक शहर है, वहां पर यह सम्मेलन हुआ, इसलिए उस शहर के नाम पर इसका नाम हो गया ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। तो ये हो गया। इसके बाद आगे विकास प्रशासन का अर्थ हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, विकास प्रशासन में 2 शब्द हैं, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये हिंदी में कहें तो विकास प्रशासन, है ना। एक है विकास और दूसरा है प्रशासन, है ना। 2 शब्द हैं इसमें। विकास का मतलब होता है निरंतर प्रगति करना या आगे बढ़ना। प्रशासन का मतलब होता है सेवा करना। हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, प्रशासन का मीनिंग पहले भी पढ़ लिया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जनता की सेवा के लिए विकास कार्यक्रमों का संचालन करना विकास प्रशासन कहलाता है। यानी विकास प्रशासन का वह रूप है जो जनता की सेवा के लिए, जनता के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजनाओं का निर्माण तथा उसका क्रियान्वयन करने का कार्य करता है। तो ऐसे हम इसका अर्थ लिख सकते हैं, विकास प्रशासन का विकास प्रशासन का वह रूप है जो जनता के सामाजिक एवं आर्थिक
विकास के लिए योजनाएं बनाने तथा उनके क्रियान्वयन संबंधी कार्य करता है। ये है इसका अर्थ, परिभाषा है ना। विकास प्रशासन का वह रूप है जो जनता के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजनाओं का निर्माण या कार्यक्रमों का निर्माण करने तथा उनको क्रियान्वयन करने से संबंधित कार्य करता है, यानी सामाजिक आर्थिक विकास के लिए उत्तरदायी होता है। ऐसा भी हम शॉर्ट में कह सकते हैं। विकास प्रशासन वह प्रशासन है जो सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये है इस तरीके से इसके अर्थ के बारे में। इसको परिभाषित एडवर्ड बिडनर द्वारा किया गया, उसका जिक्र भी आगे आएगा। वर्तमान में विकास प्रशासन का संबंध 4P से जोड़ा गया है। 4P से जोड़ा गया। डोनाल्ड सी स्टोन ऐसा कहते हैं। यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है कि किसने विकास प्रशासन का संबंध 4P से जोड़ा है। तो ये विचारक का नाम आपको पूछ सकते हैं, कौन से ऐसे विचारक हैं जिन्होंने विकास प्रशासन का संबंध 4P से जोड़ा है। तो वो है डोनाल्ड सी स्टोन। 4P में क्या सम्मिलित है ना। अभी हम आगे 4P नियंत्रण के विस्तार क्षेत्र, वहां पर 4P का नाम आता है। अभी वहां पर हम 4P के बारे में पढ़ेंगे। नियंत्रण के विस्तार क्षेत्र के जो आधार है उसमें 4P आएगा भी। संगठन संबंधी जो नियम है आपके सिलेबस में दिए, प्रिंसिपल्स दिए हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करके एक टॉपिक दिया हुआ है, जिसमें सिलेबस लिखा नियम, वैसे वो सिद्धांत है लेकिन उसको नियम लिख दिया उन्होंने, इंग्लिश में लिखा है प्रिंसिपल्स। तो उसमें नियंत्रण के विस्तार क्षेत्र यानी स्पैन ऑफ कंट्रोल है, यूनिटी ऑफ कमांड आदेश की एकता है, पद सोपान हायरार्की है, सूत्र स्टाफ है ना। तो ये सब प्रिंसिपल्स है, नियम है, सिद्धांत। तो उसमें जो है हम 4P पढ़ेंगे और यहां पर भी 4P है। दोनों 4P अलग अलग है ना। तो यहां पर 4P कौन से हैं? पॉलिसीज, नीतियां। दूसरा 4P प्रोग्राम्स यानी कार्यक्रम। तीसरा है प्लान्स यानी नियोजन, योजनाएं बनाना। प्रोजेक्ट्स यानी परियोजनाएं। तो ये है 4P। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं तथा परियोजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन विकास प्रशासन से संबंधित। यह विकास प्रशासन का संबंध, ऐसा हम कह सकते हैं, विकास प्रशासन का संबंध नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं के निर्माण एवं उनके क्रियान्वयन से है। तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, विकास प्रशासन का संबंध नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं तथा परियोजनाओं के निर्माण तथा क्रियान्वयन से है ना। तो ये हो गया 4P। 4P को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये डोनाल्ड सी स्टोन का नाम याद रखना है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि किसने 4P से संबंधित किया है विकास प्रशासन को, तो डोनाल्ड सी स्टोन का नाम आता है। और 4P में क्या क्या सम्मिलित है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि विकास प्रशासन संबंधी 4P में क्या सम्मिलित नहीं है,
ठीक है। तो उसमें जैसे एक दे दिया उसने, 3 तो दे दिए, ये पॉलिसी दे दी, प्रोग्राम दे दिया, प्लान दे दिया, प्रोजेक्ट उन्हें दे दिया, पर्पज या पर्सन दे दिया, चौथा पॉइंट दे दिया, चौथा ऑप्शन दे दिया पर्पज, पर्सन, प्लेस दे दिया, तो वो नहीं है, उसकी जगह क्या है, प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाते एग्जाम में, ध्यान रखना। एडवर्ड विडनर की यहां पर परिभाषा दी गई है। एडवर्ड विडनर ने जो है विकास प्रशासन को कार्योन्मुखी तथा लक्ष्योन्मुखी अवधारणा बताया। विकास प्रशासन एक कार्योन्मुखी तथा लक्ष्योन्मुखी अवधारणा है जिसका मुख्य सरोकार है या मुख्य उद्देश्य है सामाजिक परिवर्तन करना, है ना। कार्योन्मुखी मतलब कार्य के प्रति उन्मुख होना, है ना, वर्क ओरिएंटेड। लक्ष्योन्मुखी यानी गोल ओरिएंटेड, गोल के प्रति उन्मुख होना, गोल के प्रति जो है प्रयास करना, गोल को अचीव करने के लिए प्रयास करना, उसको बोलते हैं लक्ष्योन्मुखी, है ना। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, समाज में परिवर्तन लाना। परिवर्तन लाने से ही विकास संभव होगा, है ना, बिना परिवर्तन के विकास संभव नहीं होगा, इसलिए इसका उद्देश्य डिसाइड किया गया है, परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन। फिर कुछ विचारक यहाँ पर लिखे हुए हैं, 2 विचारक तो हम वही पढ़ चुके हैं, एडवर्ड विडनर, जॉर्ज ग्रांट। हाँ, इसमें एक नाम यहाँ पर और आएगा, ये है फ्रेडरिक्स का नाम छूटा हुआ है, है ना। रिक्स ने भी जो है विकास प्रशासन को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है। तुलनात्मक लोक प्रशासन के साथ साथ विकास प्रशासन को भी विकसित करने में फ्रेडरिक्स का योगदान है। इसके बाद फेरेल हेडी का नाम आता है, मॉन्टगोमरी का नाम आता है। ये 2 विचारक जो है ये भारतीय विचारक, पाई पानिंदीकर और क्षीर सागर जो है ये विकास प्रशासन जुड़े हुए भारतीय विचारक है। तो कभी इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा भारतीय विचारक विकास प्रशासन से संबंधित है या विकास प्रशासन को विकसित करने में किस भारतीय विचारक का योगदान है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। अब इसके उद्देश्य, मेन 2 उद्देश्य हैं, एक तो राष्ट्र निर्माण पहला मेन, और दूसरा है सामाजिक आर्थिक विकास। ये 2 मेन उद्देश्य इसके कहे जाते हैं, सामाजिक आर्थिक विकास, इस तरह से ना 2 मुख्य उद्देश्य हैं। यानी जो राष्ट्रों का उदय हुआ, स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में उदित हुए कुछ नए राष्ट्र एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में, तो उनका पहले निर्माण करना, क्योंकि उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, दूसरे देशों का उन पर कब्जा था, आधिपत्य था, तो उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई, दयनीय हो गई, तो उनका पहले पुनर्निर्माण करना, नए सिरे से निर्माण करना, और दूसरा उनका विकास करना, ये खास उद्देश्य जो है विकास प्रशासन का था। और इसी उद्देश्य को लेकर के इसका उदय हुआ, इसका ओरिजिन हुआ विकास प्रशासन। फिर अन्य उद्देश्यों में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कार्यक्रमों का निर्माण तथा क्रियान्वयन करना, विकासात्मक गतिविधियों में पारदर्शिता लाना, ट्रांसपेरेंसी लाने की बात इसमें कही गई है, और विकास कार्यों में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना, यानी जनता को भागीदारी बनाना, क्योंकि जनता की भागीदारी से ही जो है कार्यक्रमों का सही ढंग से क्रियान्वयन हो सकता है और उससे जो है जनता को फायदा हो सकता है, इससे विकास संभव हो सकता है। तो ये जो है कुछ उद्देश्य यहाँ पर मैंने बताए हैं, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर विकास कार्यक्रमों के निर्माण एवं क्रियान्वयन में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना, क्योंकि अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी प्रयोग से ही जो है विकास कार्यक्रमों का सही ढंग से क्रियान्वयन हो सकता है, उनको जन जन तक पहुंचाया जा सकता है ना। अंतिम छोर में खड़ा जो व्यक्ति है, अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति तक विकास पहुंचाना वो कैसे संभव है, वो संभव है अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी एआई के माध्यम से। अब हर जगह एआई का काम हो रहा है ना, अभी एआई को लेकर के समिट भी हो रही है नई दिल्ली में। तो इस तरीके से जो है अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का ही प्रयोग करके ही जो है विकास संबंधी जो काम है उनको जो है अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है। जनता के जीवन स्तर में सुधार, जब विकास होगा उसको विकास का लाभ मिलेगा जनता को, तो जनता का जीवन स्तर बढ़ेगा। तो ये सारे उद्देश्य जो है इसमें मैंने बताए हुए हैं।
इसके बाद इसकी विशेषताएं या प्रकृति या लक्षण भी इसको कह सकते हैं, फीचर्स, इसके फीचर्स या लक्षण। परिवर्तनोन्मुखी यानी चेंज ओरिएंटेड। परिवर्तनोन्मुखी का मतलब है चेंज ओरिएंटेड। विकास प्रशासन जो है परिवर्तनोन्मुखी यानी परिवर्तन के लिए काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि विकास के लिए परिवर्तन जरूरी है, बिना परिवर्तन के विकास संभव नहीं है ना। अगर आपको विकास चाहिए है तो कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। तो विकास प्रशासन जो है परिवर्तन के लिए काम करता है ना, परिवर्तन की ओर उन्मुख है, परिवर्तन के लिए लगातार प्रयास करता है जिससे विकास संभव हो सके। तो उसको बोलते हैं परिवर्तन उन्मुखी। लगातार जो है कुछ ना कुछ समाज में, प्रशासन में बदलाव लाने का प्रयास करता है, तो परिवर्तन उन्मुखी है। परिणामोन्मुखी। परिणामोन्मुखी का मतलब होता है कि एक निश्चित रिजल्ट को ध्यान में रख करके हमें जो है डिप्टी कलेक्टर बनना है या हमें आईएएस बनना है, उसके अकॉर्डिंग जो है प्रयास किए जाते हैं, है ना। उसको बोलते हैं परिणामोन्मुखी। पहले जो प्रशासन हुआ करता था वो प्रयासोन्मुखी होता था। प्रयास करते जाओ और फल की इच्छा नहीं करो। कर्मेण्यवादी कालस्तो मौफलेस कदाचन ऐसा कहा जाता था। लेकिन आज जो विकास प्रशासन है वो क्या कर रहा है, वो पहले रिजल्ट देखता है कि हमें किस रिजल्ट को अचीव करना है, किस लक्ष्य को अचीव करना है, किस गोल को हमें अचीव करना है। पहले गोल डिसाइड किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग फिर काम किया जाता है। भाई हमें आईएएस बनना है तो उसके अकॉर्डिंग हमें मेहनत करना पड़ेगी, पढ़ाई करना पड़ेगी, तभी तो हम आईएएस बन पाएंगे, है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, हमारा एग्जाम है अगस्त में, 2 अगस्त को, तो उस हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी, तैयारी करना पड़ेगी। तो पहले गोल डिसाइड किया जाता है कि हमें ये बनना है और उसके हिसाब से जो है काम किया जाता है। तो इसी को बोलते हैं परिणामोन्मुखी, है ना। यानी विकास प्रशासन प्रयासोन्मुखी ना होकर किस तरह का है, परिणामोन्मुखी, यानी एक निश्चित गोल को डिसाइड करके और उसको प्राप्त करने के लिए उसके अकॉर्डिंग प्रयास किए जाते हैं। इसको कहा जाता है परिणामोन्मुखी। तो यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद प्रगतिशीलता। प्रगतिशीलता मतलब ये निरंतर प्रगति पर बल देता है। इसमें जो है हमेशा प्रगति करने पर बल दिया जाता है। इस तरह से प्रयास किए जाते हैं कि समाज की, प्रशासन की, देश की निरंतर प्रगति होती रहे। इस तरह से जो है कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं, उनका क्रियान्वयन किया जाता है। ये प्रगतिशीलता को जो है महत्व देता है। वचनबद्धता, है ना। वचनबद्धता यानी कमिटेड है, यानी जो कमिटमेंट किया जाता है उस कमिटमेंट को पूरा करता है विकास प्रशासन, है ना। मतलब जो कमिटमेंट कर दी गई कि भाई 2030 तक सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है, सभी को जो है 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराना है, तो उसको जो है पूरा करने का प्रयास विकास प्रशासन के अंतर्गत किया जाता है। उसको बोलते हैं वचनबद्धता। परंपरागत लोक प्रशासन जो है वो तटस्थ होता था, कार्यों के प्रति तटस्थ। कार्यों के प्रति तटस्थ मतलब रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से चलता था। काम हो या नहीं हो उससे कोई लेना देना नहीं होता था, रूल फॉलो हो रहे हैं बस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है कार्यों के प्रति वचनबद्धता है। जो काम सौंपा गया है उसको पूरी उसमें लग करके काम किया जाता है ताकि वो काम पूरा हो जाए, वो लक्ष्य जो है पूरा हो जाए, है ना, तो टारगेट पूरा हो जाए। इस तरह से काम इसमें किया जाता है, उसको बोलते हैं वचनबद्धता। जैसे सलमान खान कहते हैं एक बार जो कमिटमेंट मैंने कर दी फिर मैं अपने आप की नहीं सुनता, वैसी विकास प्रशासन है, ये भी नहीं आप किसी की सुनता, मतलब उसको पूरा करने का प्रयास करता है जैसे भी हो, ठीक है। तो यह है वचनबद्धता। कालिकायाम यानी समय उनकी, टाइम ओरिएंटेड, समयोन्मुखी यानी टाइम ओरिएंटेड। इसमें समय का विशेष महत्व है। समय पर जो है कार्यक्रमों को पूरा किया जाता है, समय पर जो है लक्ष्य पूरे किए, अचीव किए जाते हैं। जो भी लक्ष्य डिसाइड किए गए हैं, जो भी गोल डिसाइड किए गए हैं, उन गोल्स को टाइम में जो है समय अवधि में पूरा किया जाता है। जैसे 5 वर्षीय योजनाएं पहले हुआ करती थी, 5 वर्ष के लिए गोल डिसाइड किए जाते थे, तो उस समय जो है 5 वर्ष में वो पूरी की जाती है। अब 5 वर्षीय योजना कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, अब 15 वर्षीय विजन आ गया, है ना, 15 वर्षीय दृष्टिकोण।
है ना, 15 वर्षीय दृष्टिकोण होता है। 7 वर्षीय जो है 15 वर्ष में एक गोल डिसाइड किया जाता है ना, 15 वर्ष में जो है डिसाइड करते हैं एक विजन, ठीक है। 15 वर्ष में एक विजन तैयार किया जाता है जिसको बोलते हैं दृष्टिकोण, है ना। फिर 7 वर्ष में एक्शन प्लान तैयार किया जाता है, कार्य योजना। फिर उसको पूरा करने के लिए 3 वर्ष में रणनीति बनाई जाती है, स्ट्रेटजी बनाई जाती है। तो 15 वर्षीय दृष्टिकोण है, 7 वर्षीय कार्य योजना है, एक्शन प्लान, और 3 वर्षीय जो है रणनीति होती है यानी स्ट्रेटजी होती है। तो इस तरीके से अभी चल रहा है, पंचवर्षीय योजना के स्थान पर यह व्यवस्था चल रही है। तो ये कार्य का आयाम है सहभागिता। जो भी विकास कार्यक्रम है उनको जनता के सहयोग से संचालित किया जाता है, यानी कार्यक्रमों के निर्माण तथा उनके क्रियान्वयन में जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है, जनता को भागीदार बनाया जाता है, जनता के सहयोग से कार्यक्रमों का निर्माण किया जाता है और उनको क्रियान्वित किया जाता है, जनता का समय समय पर फीडबैक लिया जाता है। इससे जो है विकास कार्यक्रमों को संचालित करने में काफी आसानी होती है। ये हमें पता चल जाता है कि भाई जनता को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है फीडबैक के माध्यम से। अगर जनता को उसका लाभ नहीं मिल रहा है तो उसमें फिर फेरबदल किया जाता है, फिर और दूसरे तरीके से उसको निर्मित या क्रियान्वित किया जाता है। ये इसके बाद नियोजन, प्लानिंग की जाती है। पहले से जो है किसी गोल को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं, योजनाएं बनाई जाती हैं, है ना। तो पंचवर्षीय योजनाओं से ही जो है हमारे यहाँ विकास प्रशासन की स्टार्टिंग मानी जाती है ना। भारत में विकास प्रशासन को स्टार्ट करने में सबसे पहली जो व्यवस्था थी वो थी पंचवर्षीय योजना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। यहां से जो है भारत में विकास प्रशासन की स्टार्टिंग मानी गई है। तो नियोजन का बहुत बड़ा योगदान विकास प्रशासन को आगे बढ़ाने में। प्रजातांत्रिक मूल्यों से संबंधित है, जनता के हितों का ध्यान रखा जाता है ना। जनता के हित, जनता की पसंद का इसमें ध्यान रख करके जो है काम किया जाता है, इसको बोलते हैं प्रजातांत्रिक मूल्यों से संबंधित। नवाचार, इसमें इनोवेशन किया जाता है। नवाचार इनोवेशन यानी नई चीजें यूज करना, नई तकनीक यूज करना, नए उपकरणों का प्रयोग करना, क्योंकि विकास तभी होगा जब हम नयापन लाएंगे, है ना। विकास के लिए जो है परिवर्तन जरूरी है और प्रशासन में नयापन लाना जरूरी है। नई पद्धतियां, नए उपकरण, नई नीतियां, नए कार्यक्रम, है ना। ये सारी चीजें जो है अगर हम यूज करेंगे तो जो है विकास होगा, परिवर्तन होगा। तो नवाचार पर इस पर बल दिया जाता है। प्रभावी एकीकरण, प्रभावी एकीकरण का मतलब होता है कि संगठन के सभी लोगों का योगदान, सभी को एकीकृत करके चला जाता है, यानी संगठन में जितने भी लोग हैं वो सभी जो है संगठन के लिए काम करें, सभी मिलकर के काम करें, उसको बोलते हैं प्रभावी एकीकरण। सभी लोग जो है साथ में एकजुट होकर के काम करें, तो जिससे जो है उसका फायदा सबको मिलेगा, संगठन को, संगठन आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा, है ना। तो ये है प्रभावी एकीकरण, जिसमें संगठन के यानी समाज के सभी सदस्य मिलकर के काम करते हैं, प्रभावी तरीके से काम करते हैं, जिससे जो है विकास संभव होता है। लाभ भोगी उन्मुखीकरण, लाभ भोगी उन्मुखीकरण का मतलब होता है कि सबको लाभ प्रदान करना, है ना। जो भी कार्यक्रम है उस कार्यक्रम से जुड़े हुए जितने लोग हैं, जिसको हम लक्ष्य समूह कहते हैं, तो उनको जो है फायदा मिलना चाहिए। ये विकास प्रशासन में इसका ध्यान रखा जाता है। लाभ भोगी उन्मुखीकरण का मतलब होता है जो उससे संबंधित है, जिसके लिए कार्यक्रम बनाया गया है, बनाया जा रहा है, उस समूह को उस कार्यक्रम का पूरा फायदा मिले, इसका प्रयास जो है विकास प्रशासन में होता है। ग्राहकोन्मुखी, ग्राहक की इच्छाओं, ग्राहक की आवश्यकताओं, ग्राहक की पसंद को ध्यान में रख करके जो है विकास प्रशासन काम करता है, इसलिए इसको ग्राहकोन्मुखी माना जाता है ना, कस्टमर ओरिएंटेड। तो ये है उन्मुखता। 4 तरह की उन्मुखता इसमें बताई गई हैं। परिवर्तनोन्मुखी हमने पढ़ लिया है, परिणामोन्मुखी ये भी पढ़ लिया है, ग्राहकोन्मुखी मैंने अभी बताया, और समयोन्मुखी यानी समय के अकॉर्डिंग काम करता है। तो चारों चीजें जो है हमने पढ़ ली हैं। ये है उन्मुखता। विकास प्रशासन की उन्मुखता में 4 उन्मुखताएं सम्मिलित होती हैं: परिवर्तनोन्मुखी, परिणामोन्मुखी, ग्राहकोन्मुखी और समयोन्मुखी। तो यहां तक कंप्लीट हो गया है।
इसके आगे हम कल इस पर और चर्चा करेंगे। मतलब कल ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, थोड़ा सा इसमें बचा हुआ है, और कल ही इसमें हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, संगठन संबंधी सिद्धांत। उसमें हम वैज्ञानिक प्रबंध के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, गुड लक।